Hello, good morning student. Today we start a new chapter of 12th इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। इलेक्ट्रिक फील्ड का देखा जाए, इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड और कूलम्स लॉ हो रखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का ये। तो ये तीसरा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। इससे पहले एक चीज सबको पता हो गया कि यूट्यूब पे अपना ऑनलाइन चैनल आ चुका है। ऑनलाइन क्लासेस मतलब जितने भी क्लासेस होती जा रही हैं उनके सारे वीडियोस अपलोड हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है, नॉन फिजिक्स क्लासेस करके है चैनल अपना, उस पर आपको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। फर्स्टली आप लाइक करो और सब्सक्राइब करो, साथ साथ शेयर करो, मैक्सिमम शेयर करो यार, और बेल आइकॉन दबा दो, जिससे क्या होता है नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो ये जरूर करना है, पढ़ने के साथ साथ ये काम जरूरी है। तो ध्यान देना, यहाँ पे न्यू चैप्टर अपना क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है हमें ये समझना है यहाँ पे। तो मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर देखा जाए तो मैंने क्या बोला यहाँ पे, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। आपको जो यहाँ पे डायग्राम अगर ध्यान से देखोगे आप, तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे इसका रिप्रेजेंटेशन क्या दे रखा है यहाँ पे ई। इसमें हमने एक क्रॉस सेक्शन एरिया लिया जिसका एरिया वेक्टर, अभी बाद में डिस्कस करेंगे अपन एरिया वेक्टर क्या होता है। तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दे रखा है यहाँ पे ए। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना आ रहा है यहाँ पे एंगल अगर देखा जाए तो थीटा आ रहा है। तो यहाँ पे फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं और फ्लक्स का वैल्यू क्या होता है यहाँ पे, ई ए कॉस थीटा। हमेशा याद रखना इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, ई ए कॉस थीटा, वेयर फाई इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लिखा है कि नहीं साफ साफ, यहाँ पे फाई क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, ए क्या होता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और ए क्या होता है यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। तो ये हमेशा याद रखना, यहाँ पे फाई इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, ई ए कॉस थीटा, और यहाँ पे फाई का मीनिंग क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ध्यान दें, यहाँ पे कुछ बातें यहाँ पे फ्लक्स के अबाउट हमें जाननी होंगे। फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, वाई। कितने लोगों को पता है कि यहाँ पे फ्लक्स को स्केलर क्वांटिटी बोला जाएगा। तो रीजन वेरी सिंपल है, आप सोचो यहाँ पे इसको अगर सॉल्व किया जाए तो फाई इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, ई वेक्टर डॉट क्या होता है यहाँ पे, ए वेक्टर लिखोगे कि नहीं। अरे भाई फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर का ये क्या है, ई ए कॉस थीटा, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है कि नहीं। और आपको वेक्टर में अच्छे से सबको पता होगा कि जब डॉट प्रोडक्ट आता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है यहाँ पे, स्केलर क्वांटिटी, और अगर क्रॉस प्रोडक्ट आएगा तो उसका रिजल्ट क्या होता है यहाँ पे, वेक्टर क्वांटिटी। तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट आ रहा है और डॉट प्रोडक्ट आ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा आपका स्केलर क्वांटिटी। दैट्स व्हाई फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो फर्स्ट पॉइंट हमें याद रखना है यहाँ पे, फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। दूसरा क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब यहाँ पे ये समझना है हमें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम कैसे आ रहा है। इसका वेरी सिंपल लॉजिक है कि फाई इज इक्वल टू क्या लिखा है आपने, ई ए कॉस थीटा। यू नो दैट कॉस थीटा क्या होता है यहाँ पे, यूनिटलेस। यहाँ पे कॉस थीटा क्या होगा, यूनिटलेस, और ये ई का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर देखा जाए तो यू नो दैट यहाँ पे एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। तो ई का क्या होगा, क्यू यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फोर्स अपॉन क्या होता है, यहाँ पे चार्ज हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर देखा जाए तो फोर्स अपॉन क्या होता है यहाँ पे, चार्ज। अगर ये फोर्स अपॉन चार्ज आएगा तो इसका न्यूटन पर क्या होता है यहाँ पे, कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या आ रहा है यहाँ पे, न्यूटन पर कूलम। ऐसे एरिया का क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो ये क्या होता है यहाँ पे, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, और कॉस थीटा इज देखा जाए तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो यहाँ पे इसका यूनिट भी क्या है, यहाँ पे यूनिट लेस होगा, डायमेंशन लेस, तो डेफिनेटली क्या होता है यहाँ पे, यूनिट लेस। इसलिए यहाँ पे फाई का अगर देखा जाए तो यूनिट क्या निकल के आ रहा है यहाँ पे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसलिए यहाँ पे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या लिखा है यहाँ पे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब थर्ड पॉइंट क्या होता है यहाँ पे, डायमेंशन। आप सबको पता है कि छोटे छोटे क्वेश्चन आगे जाने कभी कभी डायमेंशन पूछ लिया जाता है, खासकर मेन लेवल पे। तो याद रखिए यहाँ पे डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NL3 T माइनस 3 A माइनस क्या होता है यहाँ पे 1। ठीक है ना। अब ये कैसे सॉल्व होगा, तो यहाँ पे डायमेंशन इसी से हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे डायमेंशन का अगर वैल्यू देखा जाए तो यहाँ पे क्या हमने यूनिट निकाला है, यूनिट में आप फोकस करो अच्छे से। यूनिट हमने क्या बोला यहाँ पे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ध्यान देना यहाँ पे फ्लक्स का यूनिट क्या आ रहा है यहाँ पे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। न्यूटन में अगर देखा जाए तो NLT-2, यही तो होता है ना डायमेंशन। अगर यहाँ पे न्यूटन की बात करें
तो फोर्स है और फोर्स का डायमेंशन क्या होगा यहाँ पे mLt-2। इसी तरीके से मीटर का क्या हो जाएगा L2 और यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे ये C का मतलब क्या होता है यहाँ पे कूलम। और कूलम का अगर देखा जाए तो आप निकाल सकते हो चार्ज का यूनिट। चार्ज क्या होता है यहाँ पे करंट इनटू क्या हो जाएगा यहाँ पे करंट इनटू टाइम। हमेशा याद रखें यहाँ पे चार्ज का वैल्यू क्या होता है यहाँ पे करंट इनटू टाइम। भाई चार्ज आप सबको पता होगा कि करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम होता है कि नहीं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो इसलिए क्या होता है यहाँ पे कि चार्ज का देखा जाए तो करंट इनटू क्या हो जाएगा टाइम। करंट इनटू टाइम होगा तो ये क्या होता है एम्पियर और ये क्या होता है यहाँ पे सेकेंड। और सेकेंड का अगर देखा जाए तो डायमेंशन क्या होता है यहाँ पे a और इनटू क्या होता है यहाँ पे t। अब ये वैल्यू यहाँ पे रख दो तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 80। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे ये रिजल्ट आ जाएगा। ध्यान देना यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा कि तो रिजल्ट क्या आएगा यहाँ पे mL3t-3 a-1। ठीक है, हमें याद रखना है यहाँ पे रिजल्ट किस तरीके से यहाँ पे फाइंड करें। तो अभी हमने क्या पढ़ा है यहाँ पे कि मतलब डायमेंशन कैसे फाइंड किया गया या फिर यूनिट कैसे निकाला जाता है या साथ साथ क्या होता है यहाँ पे कि डायमेंशन यूनिट के साथ साथ अगर देखा होगा तो फ्लक्स को स्केलर क्वांटिटी क्यों बोलते हैं, इसका रीजन एक्सप्लेन किया। अब आगे ध्यान देना है यहाँ पे एरिया वेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फ्लक्स में अगर आपको एरिया वेक्टर निकालना है या एरिया वेक्टर का मीनिंग समझ में आ जाता है तो इजिली फ्लक्स समझ में आ जाएगा। तो ध्यान देना यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है यहाँ पे एरिया वेक्टर। व्हाट डू यू मीन बाय एरिया वेक्टर। तो हमेशा याद रखना किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर, ध्यान देना यहाँ पे किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर जो भी लाइन आप पास करेंगे परपेंडिकुलर देखा जाए तो यहाँ पे एरिया वेक्टर निकाला जाता है। तो मान लो ये सरफेस है तो हमने एक लाइन ड्रॉ किया है इसके मिड से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर क्यों बोलते हैं, तो जैसे अभी डिस्टेंस को क्या होता है अभी नॉर्मली देखा जाए दो पॉइंट के बीच में तो यहाँ पे क्या बोल रहे हो डिस्टेंस बोल रहे हो कि नहीं, लेकिन बिट डायरेक्शन अगर बोल रहे हो यहाँ पे तो मीन्स क्या होता है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। जब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हो तो वो क्या होता है यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है कि नहीं। तो आप डिस्टेंस वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट सबसे बेस्ट क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। तो मैग्नीट्यूड में क्या होता है यहाँ पे डायरेक्शन बोल रहे हो तो यहाँ पे क्या होता है एरिया का अगर देखा जाए तो एरिया का क्या होता है यहाँ पे आप डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हो। अब एरिया का डायरेक्शन क्या होता है यहाँ पे इधर दिखा रहे हो और ये भी ध्यान देना है यहाँ पे कि ये क्रॉस सेक्शन एरिया इस सेक्शन एक टेबल है और टेबल पे हमने एक सेक्शन कट किया उस सेक्शन पे देखा जाए तो क्रॉस सेक्शन एरिया किधर को आ रहा है आपको आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन में है यूनिट वेक्टर। अब ये ध्यान देना सबने पढ़ा होगा यूनिट वेक्टर। वेक्टर में यूनिट वेक्टर क्या होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 और डायरेक्शन के लिए अगर आइडेंटिफाई किया जाए या डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए आप यूज करते हो तो वो क्या होता है यहाँ पे यूनिट वेक्टर। तो ध्यान देना यहाँ पे एन यूनिट वेक्टर का वैल्यू क्या होगा ये चीज अगर देखा जाए तो यहाँ पे ए वेक्टर को क्या लिख सकते हो एन यूनिट वेक्टर इंटू ए वेयर एन यूनिट वेक्टर या एन ये क्या का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू क्लोज सरफेस। मतलब ये जो क्लोज सरफेस एरिया दे रखा है इसके क्या होता है यहाँ पे परपेंडिकुलर। तो ये ध्यान देना यहाँ पे ये क्लोज सरफेस एरिया है तो इस क्लोज सरफेस एरिया के जो परपेंडिकुलर पार्ट होगा अगर इसका डायरेक्शन आप रिप्रेजेंट कर रहे हो बट मैग्नीट्यूड क्या रहेगा 1 तो याद रखना इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे यूनिट वेक्टर। और इसको क्या होता है यहाँ पे एरिया से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या दे देगा यहाँ पे एरिया वेक्टर। एरिया है लेकिन यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आ रहा है यहाँ पे एरिया वेक्टर। हम बात कर लेते हैं यहाँ पे साइन ऑफ एरिया वेक्टर। क्या इतना समझ में आ रहा है ना सबको यहाँ पे एरिया वेक्टर का मीनिंग क्या होता है या एरिया को वेक्टर ही क्यों बोलते हैं इसका रीजन एक्सप्लेन किया। दूसरा क्या होता है यहाँ पे साइन ऑफ एरिया वेक्टर। अब हमेशा याद रखना है यहाँ पे कि साइन कब पॉजिटिव लेना है हमें कब नेगेटिव। तो मैंने दो एग्जांपल दिए और दोनों एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किस केस में पॉजिटिव लेना होगा किस केस में यहाँ पे नेगेटिव। जैसे अभी ये क्या होता है यहाँ पे हॉलो स्फीयर है वो भी हेमी हॉलो स्फीयर है। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी इंसान इसके इनसाइड है ये चार्ज इनसाइड होगा तो डेफिनेटली ये पोर्शन क्या है आउट है कि नहीं। अगर मान लो ये हेमी स्फीयर है तो ये पोर्शन क्या है आउट और ये पोर्शन क्या होगा इन होगा कि नहीं। तो अगर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन में ऐसे ले रहा हूँ तो ये क्या होगा आउटर और ये क्या हो जाएगा इनर। तो ये चीज क्या होता है यहाँ पे इनर और ये क्या हो जाता है यहाँ पे आउटर। तो याद रखना आउटर
क्या होता है यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा और इनर ऑलवेज क्या होता है यहाँ पे नेगेटिव। ये लिखा है हिसाब से यहाँ पे कि अगर यहाँ पे इनर साइड आप लेते हो तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे नेगेटिव साइन लिया जाता है, और आउटर साइड ले रहे तो क्या होता है यहाँ पे पॉजिटिव। और ये किसके अकॉर्डिंग, चार्ज के प्लेसिंग के अकॉर्डिंग होता है। जैसे अभी यहाँ पे टेबल का ये एग्जाम्पल ले लो, चार्ज यहाँ पे प्लेस है तो ये सरफेस से इधर का पार्ट क्या होगा आउटर, अगर चार्ज यहाँ पे रखा तो क्या हो जाएगा ये इनर हो जाएगा, इधर का क्या हो जाएगा यहाँ पे आउटर। तो इसलिए जरूरी होता है कि चार्ज की प्लेसिंग कहाँ है उसके अकॉर्डिंग अपन को आउटर और इनर मानना है। और आउटर साइड को क्या होता है यहाँ पे पॉजिटिव एरिया वेक्टर लेते हो, इसीलिए यहाँ पे एन का साइन क्या आ रहा है यहाँ पे पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या लेते हो यहाँ पे एन का साइन क्या रहेगा यहाँ पे नेगेटिव। यहाँ तक नोट कर लेते हो। आगे ध्यान देना दूसरा एग्जाम्पल देखो, अगर मान लो यहाँ पे एक क्या होता है क्यूबॉइड है और यहाँ पे क्यूब या क्यूबॉइड कुछ भी आप बोल सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे दो डायरेक्शन सरफेस का ले रहा हूँ। मतलब क्या होता है क्यूब आप सबको पता होगा अच्छे से कि अगर मान लो ये क्यूब है क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड में देखा जाए तो एक तो सरफेस के इधर आएगा, यहाँ पे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सरफेस के इस साइड आ रहा है और दूसरा इसके इन साइड जाएगा। अगर कोई चार्ज इसके इन साइड प्लेस है, अगर ये हॉलो होता तो इसके इनसाइड चार्ज तो प्लेस कर सकते थे अपन, चार्ज होता है इनसाइड तो क्या होता है ये सरफेस तो आउटर होता है, आउटर होता है तो इसको क्या बोलते हैं आउटर एरिया वेक्टर, और आउटर एरिया वेक्टर क्या रहेगा पॉजिटिव और इनर का साइड क्या रहेगा यहाँ पे नेगेटिव। तो कहने का मतलब क्या होता है चार्ज यहाँ पे अगर प्लेस होगा तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट लाइन जो होता है ये इनर बोला जाएगा, ये फर्स्ट एरिया वेक्टर क्या होता है यहाँ पे इनर और सेकंड क्या होता है यहाँ पे आउटर। अब बताओ फर्स्ट और सेकंड में क्या पॉजिटिव होगा, तो ये तो डेफिनेटली क्या है आउटर और ये क्या है इनर। तो अगर ये इनर है और दूसरा क्या होता है यहाँ पे आउटर होगा तो डेफिनेटली जो आउटर पार्ट होगा उसको क्या लेते हैं यहाँ पे पॉजिटिव और इनर को क्या लिया जाएगा नेगेटिव। तो याद रखना यहाँ पे एरिया वेक्टर समझ में अगर आपको आ गया हो कि आउटर साइड को पॉजिटिव लिया जाता है और इनर साइड को क्या होता है यहाँ पे नेगेटिव। तो फ्लक्स में सबसे मेन पॉइंट जो होता है वो एरिया वेक्टर को समझना, तो ये हमेशा याद रखना है हमें कि एरिया वेक्टर कैसे लेगा। तो ध्यान देना अभी एरिया वेक्टर के बारे में हमने सीखा कि एरिया वेक्टर कैसे, मतलब यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगा एरिया वेक्टर का, एरिया को एरिया वेक्टर क्यों बोला जाता है। अब सेकंड पॉइंट क्या होता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स ऑन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो आप सबको पता है अच्छे से कि फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे ई ए कॉस थीटा, ये क्या होता है यहाँ पे ई ए कॉस थीटा वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड ए। कहने का मतलब क्या होता है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल होता है। तो हमेशा याद रखना यहाँ पे थीटा का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे एंगल बिटवीन, ये लिख देना अगर पहले नहीं लिखा है तो याद रखना यहाँ पे एंगल बिटवीन ई एंड ए, ई एंड ए, इट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो यहाँ पे फ्लक्स अगर देखा जाए तो यहाँ पे थीटा को मैंने बताया कि क्या होगा। अब ये मतलब फ्लक्स किन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, तो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है तो एरिया वेक्टर पे डिपेंड कर रहा है, तीसरा किस पे डिपेंड कर रहा है तो यहाँ पे थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो तीन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पे, एक क्या होता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा क्या होता है यहाँ पे एरिया और तीसरा क्या होता है यहाँ पे थीटा। अब ये ध्यान देना यहाँ पे मैंने तीन एग्जाम्पल दिए हैं ई ए और थीटा से कि आपको पता चले ताकि कि कब यहाँ पे फाई का वैल्यू चेंज होगा और किसको कांस्टेंट रखना है। तो मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो याद रखना ए और थीटा कांस्टेंट रखना है ना, ए और थीटा क्या लेना है यहाँ पे कांस्टेंट। अब देखो यहाँ पे दोनों एग्जाम्पल में एरिया का वैल्यू क्रॉस सेक्शन एरिया क्या दोनों का सेम है, आंसर क्या होता है यहाँ पे यहाँ पे दोनों का सेम है कि नहीं, तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया सेम होगा तो कांस्टेंट रहा। अब थीटा देखो एंगल दोनों का परपेंडिकुलर है कि नहीं, भाई यहाँ पे देखा जाए सरफेस से क्या होता है फील्ड लाइन तो ऐसे ही पास हो रहा है ना फर्स्ट केस में सेकंड केस में, तो 90 डिग्री पे आ रहा है कि नहीं, तो इसलिए यहाँ पे थीटा भी ऑल्सो क्या रहेगा कांस्टेंट। अब दोनों में चेंज क्या हो रहा है, तो फर्स्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम है और सेकंड में क्या होता है यहाँ पे ज्यादा होता है। कहने का मतलब होता है यहाँ पे E2 इज ग्रेटर देन क्या रहेगा यहाँ पे E1। इस एग्जाम्पल को ध्यान से देख रहे हो, इसमें फील्ड लाइन का स्ट्रेंथ ज्यादा है और इसमें क्या होता है यहाँ पे कम है। जिसमें स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा ज्यादा होगा, और जिसमें कम होगा तो उसका क्या रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम। तो डेफिनेटली क्या होता है यहाँ पे फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा में अगर देखा जाए इसको कांस्टेंट रखा है इसको कांस्टेंट रखा है तो ये ओवरऑल क्या हुआ कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट हुआ तो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा ई। तो आप बताओ ई
जिसका वैल्यू यहाँ पे ध्यान देना, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मोर होगा उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्स आएगा कि नहीं? इन दोनों में किसका मैक्स होना चाहिए? कहने का मतलब मेरे यहाँ पे पूछने का मीनिंग क्या होता है, φ1 इज ग्रेटर देन φ2। ध्यान देना यहाँ पे दो केस हैं, φ1 इज ग्रेटर देन φ2, दूसरा क्या होता है यहाँ पे φ2 इज ग्रेटर देन φ1। अब कौन सा सही होगा? तो आप खुद सोचो कि मैंने क्या प्रूव किया था अभी थोड़ी देर पहले कि इलेक्ट्रिक यहाँ पे फ्लक्स का वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। कब? जब क्या होता है ए और थीटा क्या रहेगा यहाँ पे कांस्टेंट। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मोर होगा तो फ्लक्स का वैल्यू मोर होगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा तो डेफिनेटली क्या होता है यहाँ पे फ्लक्स का ऑल्सो वैल्यू क्या रहेगा यहाँ पे कम आएगा। तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है कि नहीं? E2 का। सेकंड केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सटेंट फर्स्ट केस से ज्यादा है, तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, फर्स्ट या सेकंड? डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा तो फ्लक्स ज्यादा होगा, फ्लक्स ज्यादा तो E2 ज्यादा, तो यहाँ पे φ2 का वैल्यू क्या रहेगा यहाँ पे मैक्स, इसलिए क्या रहेगा ऑप्शन करेक्ट। क्या कुछ समझ में आ रहा है क्या? किसी को कोई डाउट? तो ये ध्यान देना यहाँ पे कि φ1 और φ2 ग्रेटर ना होके φ2 इज ग्रेटर देन φ1 हो गया है, तो कारण क्या होता है यहाँ पे E2 इज ग्रेटर देन E1। आया कैसे? तो ये दोनों कांस्टेंट थे, अगर ये कांस्टेंट होंगे तो फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मच होगा तो फ्लक्स का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे मच। ठीक है ना? अब आगे ध्यान देना यहाँ पे सेकंड केस में क्या करना है हमें, सेकंड केस में देखो एरिया का। अब इन दोनों एग्जांपल को अगर ध्यान दो तो इन दोनों का क्या एरिया सेम है, आंसर दो, लेकिन फील्ड लाइन का अगर वैल्यू देखा जाए तो एरिया के अकॉर्डिंग मैं 3 ही पास करा रहा हूँ ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो कि स्ट्रेंथ को लेके। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक या 3 क्या, यहाँ पे ध्यान देना 5 थे 3 पास करा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना? तो ये ध्यान देना यहाँ पे अगर इससे भी 3 पास करा रहे हो इससे भी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट रहेगा, कहने का मतलब ई क्या रहेगा कांस्टेंट तो दोनों में। और देखो दोनों के सरफेस से क्या हो रहा है, फील्ड लाइन तो क्या हो परपेंडिकुलर है कि नहीं, तो एंगल तो सेम आ रहे हैं, तो ई और थीटा क्या रहेगा इस बार कांस्टेंट। अब दोनों में चेंज क्या हो रहा है, तो ध्यान देना यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है यहाँ पे एरिया। अब एरिया किसका ज्यादा है, तो A2 इज ग्रेटर देन क्या आ रहा है यहाँ पे A1। अब वही सेम कि E इज इक्वल, यू नो दैट फाई इज इक्वल टू E ए cos थीटा। अगर यहाँ पे थीटा और E कांस्टेंट रहेगा तो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा एरिया, और एरिया का वैल्यू जिसका मोर होगा उसका फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे मोर आएगा। कहने का मतलब A2 इज ग्रेटर देन A1 तो φ2 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा यहाँ पे φ1। आना चाहिए कि नहीं? इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे φ2 का वैल्यू क्या होता है यहाँ पे φ1 से ज्यादा, कहने का मतलब यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा फील्ड लाइन इससे पास हो सकता है। अगर एरिया ज्यादा होगा तो फील्ड लाइन का वैल्यू डेफिनेटली क्या रहेगा यहाँ पे मोर। और थर्ड पॉइंट पे आ जाओ, यहाँ पे थीटा पे डिपेंड कर रहे हैं। अगर थीटा का देखा जाए यहाँ पे तो आप खुद सोचो यहाँ पे एंगल, थीटा का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और साथ साथ क्या होता है यहाँ पे एरिया। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन तो हमेशा क्या होता है प्लेन के परपेंडिकुलर, भाई एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है यहाँ पे प्लेन के परपेंडिकुलर। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर आ रहे हैं और यहाँ पे फील्ड लाइन तो इधर जा रहा है ना, दोनों के बीच का एंगल कितना आ रहा है थीटा। और इस केस में अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों का डायरेक्शन क्या है सेम, कहने का मतलब इसमें थीटा तो क्या रहेगा 0, अगर दोनों का डायरेक्शन सेम तो थीटा क्या आएगा 0, और यहाँ पे क्या आएगा थीटा। ये चीज अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक्यूट एंगल है कि नहीं, मतलब थीटा क्या होगा यहाँ पे लेस देन 90 बट ग्रेटर देन क्या होता है यहाँ पे 0 डिग्री। बात समझ आ रही है ना? अगर लेस देन 90 और ग्रेटर देन क्या होता है यहाँ पे 0। तो ऑलवेज याद रखना है यहाँ पे कि इन दोनों सिचुएशन में मैक्सिमम फ्लक्स अगर देखा जाए तो इसका क्या रहेगा φ2 और इसका फ्लक्स क्या है यहाँ पे φ1। तो φ2 का वैल्यू क्या रहेगा यहाँ पे ज्यादा किसके कंपैरिजन में φ1। कैसे हुआ वापस से समझाता मैं। यहाँ पे थीटा क्या है 0, अगर थीटा 0 होगा तो आप सोचो एरिया दोनों का सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, तो यहाँ पे क्या लिखोगे E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos थीटा। अब आपको पता होना चाहिए कि थीटा का वैल्यू बढ़ता है तो यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू कम होता है। तो आप बताओ यहाँ पे थीटा क्या है 0 से तो ज्यादा है ना, और थीटा अगर 0 से ज्यादा होगा तो cos थीटा का वैल्यू क्या होगा कम आना चाहिए कि नहीं। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि इस केस में देखा जाए तो थीटा इज मोर, मतलब क्या होता है यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करोगे
तो θ1 और ये क्या होता है θ2 ले लो, तो θ1 और θ2 में देखा जाए तो यहाँ पे रिजल्ट क्या निकल रहा है अपन का, रिजल्ट ये आ रहा है कि θ1 इज ग्रेटर देन θ2। और cos थीटा का बिहेवियर क्या होता है, यहाँ पे ट्राइगोनोमेट्री में सबने पढ़ा है कि क्या होगा, यहाँ पे थीटा का वैल्यू बढ़ेगा तो cos का वैल्यू क्या होता है, कम होते जाता है। तो इसलिए क्या होता है θ1 इज ग्रेटर देन यहाँ पे θ2, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होता है cos θ1 इज लेस देन क्या हो जाएगा यहाँ पे cos θ2। इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है यहाँ पे सेकेंड केस में ज़्यादा होगा किसके कंपेरिजन में यहाँ पे फर्स्ट के। याद रखना इस टाइप में भी क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं। तो ये क्या होता है यहाँ पे डिपेंडेंसी ऑफ क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तीन बातों पे मैंने बोला डिपेंड कर रहे हैं। फर्स्ट क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा क्या एरिया वेक्टर, तीसरा क्या होता है यहाँ पे एंगल। और एंगल कौन सा, बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो ध्यान देना अभी मैंने आपको यहाँ पे पढ़ा है, मतलब हम लोगों ने सीखा क्या अभी तक। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये सीखा कि फ्लक्स किन सारी चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है कि अगर मान लो हम एक सर्टेन रीजन लेते हैं, बात समझ आ रहा है ना, और उसका एक छोटा सा अमाउंट सर्टेन पार्ट, मतलब बहुत ही स्मॉल पार्ट, तो उसके बेसिस से किस तरीके से फ्लक्स निकाला जाता है। तो ध्यान देना यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे कोई ऐसे यहाँ पे कोई फिक्स शेप नहीं है, हो सकता है स्पेयर भी आप बोल सकते हो, सिलेंडर भी बोल सकते हो, कुछ भी ले सकते हो एग्जाम्पल। तो ऐसे हमने क्या किया, एक क्लोज्ड सरफेस लिया। और याद रखना जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्लोज्ड सरफेस पे बेस है। अभी आगे चलिए मैं समझा रहा हूँ इस बात को, लेकिन ये ध्यान देना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन किधर है, तो यहाँ पे डायरेक्शन पता चल रहा है। मैं यहाँ पे एक एरिया कट करूँ छोटा से, वैसे इसका टोटल एरिया कितना दे रखा है, ए, मान लो इसका यहाँ पे टोटल एरिया कितना दे रखा है, यहाँ पे ए, स्मॉल पार्ट, यहाँ पे एक स्मॉल पार्ट कट कर रहे हो, तो एरिया का डायरेक्शन किधर को आएगा, तो डायरेक्शन हमेशा क्या होता है आउटर साइड, आउटर साइड आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्यों, यहाँ पे डीए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो क्यों कर रहा हूँ, इसका रीजन क्या होता है यहाँ पे कि भाई ओवरऑल अगर देखा जाए तो ए होगा, तो यहाँ पे स्मॉल पार्ट का क्या हो जाएगा डीए, स्मॉल पार्ट का क्या होता है यहाँ पे डीए। तो ध्यान देना इन दोनों के बीच का एंगल कितना आ रहा है, थीटा। अब ये ध्यान देना यहाँ पे आप मतलब जब देखा जाए तो टोटल फील्ड, यहाँ पे टोटल एरिया से जो फील्ड लाइन पास हो रहा है और इस सेक्शन से जो फील्ड लाइन पास हो रहा है, क्या दोनों सेम आएगा, आंसर दो, यानी मतलब दोनों का फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, डिफरेंट आएगा। तो यहाँ पे इतने सर्टेन एरिया से फ्लक्स क्या होगा, जब एरिया डीए होगा स्मॉल होगा तो फ्लक्स का वैल्यू भी स्मॉल होगा। तो इसलिए यहाँ पे डी फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट क्या होता है यहाँ पे डी ए वेक्टर। और आप सबको पता है यहाँ पे कि जब भी आप वेक्टर यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करते हो तो क्या आता है, कॉस थीटा आता है कि नहीं, और थीटा क्या होता है, दोनों ही फिजिकल क्वांटिटी के बिटवीन एंगल, कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का यहाँ पे क्या आ रहा है, एंगल। अब ये ध्यान देना यहाँ पे डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। तो यहाँ पे फाई इज इक्वल टू क्या होगा, तो दोनों साइड क्या करोगे इंटीग्रेशन, और दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भी होता है, यहाँ पे कैंसिल आउट करके कितना हो जाएगा यहाँ पे 5। या आप बोल सकते हो यहाँ पे कि ओवरऑल एरिया का सम करोगे तो यहाँ पे टोटल फ्लक्स निकल आता है कि नहीं। और दूसरा पॉइंट क्या होता है, यहाँ पे दिया हमने इंटीग्रेशन, तो ये कितना आ रहा है यहाँ पे ई डी ए कॉस थीटा। तो ये ध्यान देना है हमें कि यहाँ पे फ्लक्स का एक फॉर्मूला ये भी होता है, वो क्या रहेगा, तो फाई इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे ई डी ए कॉस थीटा। और याद रखना ये सब यूज होता है जब यहाँ पे कंटिन्यूअस बॉडी आता है। चार्ज पार्टिकल के लिए इससे पहले जो फॉर्मूला मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से पता है, एरिया पहले से पता है, तो उसको अप्लाई करते हो। और दूसरा क्या होता है यहाँ पे दूसरे केस में इस तरीके से हम ले सकते हैं। और सेकेंड पॉइंट क्या होता है कि यहाँ पे जो फ्लक्स है क्या और तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, तो यस ध्यान देना यहाँ पे मान लो एक क्लोज सरफेस एरिया है और इससे फील्ड लाइन पास हो रहा है, इससे क्या होता है यहाँ पे फील्ड लाइन पास हो रहा है। तो ये ध्यान देना हमें कि अगर इसमें फील्ड लाइन पास होगा तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस एरिया इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। याद रखना एक तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला जाता है, और दूसरा क्या होता है यहाँ पे नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो लिख दे रहा हूँ यहाँ पे फ्लक्स का दूसरा मतलब क्या होता है यहाँ पे फ्लक्स का डेफिनेशन नंबर ऑफ फील्ड लाइन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू a closed surface area, passing through a closed surface area
क्लोज सरफेस एरिया इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लक्स। याद रखें यहाँ पे फ्लक्स का एक डेफिनेशन ये भी होता है कि किसी भी सर्टेन एरिया से जितना नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज़्यादा पास होगा फ्लक्स का वैल्यू उसमें उतना मैक्स होगा। जैसे अगर मैं दो यहाँ पे एरिया ले रहा हूँ, अब इसमें देखो फील्ड लाइन कितने पास हो रहे हैं, तो यहाँ पे 3 और इसमें कितने पास हो रहे हैं, तो यहाँ पे कितने गिवन है, यहाँ पे 4। अब ये अगर आपसे बोला जाए कि इसका फ्लक्स 5 है और इसका फ्लक्स क्या होता है यहाँ पे 5, ध्यान देना यहाँ पे इसका फ्लक्स क्या दे रखा है यहाँ पे 5 और इसका कितना दे रखा है यहाँ पे 5। किसका वैल्यू ज़्यादा होगा, जिसमें नंबर ऑफ फील्ड लाइन मैक्स होगा, तो इसलिए क्या होता है यहाँ पे 5 इज ग्रेटर देन 5। ये तो समझा है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस से जितना मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास होता है उसमें उतना ही फ्लक्स का वैल्यू ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे 5 इज ग्रेटर देन 5 आने का कारण क्या होता है, यहाँ पे इसमें नंबर ऑफ फील्ड लाइन मैक्स है, इसमें नंबर ऑफ फील्ड लाइन लेस है। इतना समझ में आ रहा है। तो ध्यान देना, हमने अभी यहाँ पे फ्लक्स के और पढ़ा कि फ्लक्स जरूरी नहीं कि फ्लक्स क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या होगा यहाँ पे एरिया। ये एक दूसरा भी एग्जाम्पल लिया था कि कोई भी आप एरिया ले लो क्लोज्ड एरिया, उससे जितना भी नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास होगा उसको भी फ्लक्स बोल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या देता है यहाँ पे कि एक चार्ज है, मान लो यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल ले लो, एक चार्ज है और इसके जस्ट फ्रंट पे एक हमने क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया। अब ये ध्यान दे रहे हैं आपने, जितना नंबर ऑफ, सारे जरूरी नहीं कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास हो चार्ज से, यहाँ पे चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे क्या होता है कि अगर देखा जाए तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट हो रहा है या प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रहे हैं तो जरूरी नहीं कि पूरा ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस एरिया से पास हो जाए, लेकिन जितना पास हो रहा है, कितना पास हो रहा है 4, या आप मान लो यहाँ पे 6 पास हो रहा है, 2 2 2 कितने 6 नंबर ऑफ फील्ड लाइन, तो इसका फ्लक्स का वैल्यू कितना आएगा 6। जितना नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास होगा किसी भी क्लोज्ड एरिया से वही फ्लक्स का वैल्यू होता है। द नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस एरिया इज कॉल्ड फ्लक्स। एक चीज़ ये ध्यान देना कि ये थोड़ा सा फिजिक्स में जाके अपन पढ़ रहे हैं, एक रियल लाइफ का एग्जांपल देता हूँ फ्लक्स का मतलब क्या होता है। रियल लाइफ का एग्जांपल क्या होता है कि जैसे आप लोग घर में फ्रिज होगा सबके, ठीक है ना, तो फ्रिज में 2 कंपार्टमेंट होते हैं, एक क्या होता है डीप फ्रीजर होता है और दूसरा क्या होता है जिसमें भाजी रखते हो वेजिटेबल, वो कंपार्टमेंट होता है। अब कोल्ड को भी फ्लक्स बोल सकते हो। फ्लक्स का मतलब होता है जिसमें फ्लो की प्रॉपर्टी हो। फ्लक्स का मीनिंग क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो। तो आप बताओ मुझे कि अगर दोनों कंपार्टमेंट में अगर यहाँ पे डीप फ्रीजर को ओपन करोगे तो उसमें कोल्ड फ्लक्स बाहर ज़्यादा आएगा कि नहीं, कोल्ड ज़्यादा बाहर आता है, और वेजिटेबल वाले पार्ट को अगर आप क्या करते हो ओपन करोगे तो उसमें क्या होगा, कोल्ड कम बाहर आएगा, ठीक है ना। तो कोल्ड फ्लक्स, क्योंकि कोल्ड क्या हो रहा है, फ्लो कर रहे हैं, तो कोल्ड फ्लक्स अगर देखा जाए तो डीप फ्रीजर का ज़्यादा होगा, किसके कंपेरिजन है यहाँ पे, तो कंपार्टमेंट ऑफ वेजिटेबल। तो ये ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे फ्लक्स का। फैन अगर चल रहे हैं तो याद रखना वो भी क्या होता है, फ्लो की प्रॉपर्टी रखता है। तो इस बात को हमेशा याद रखना है, यहाँ पे जो चीज़ें फ्लो करती है उसमें ये प्रॉपर्टी होता है फ्लक्स का। या दूसरा एग्जांपल दो रिवर का, अगर मान लो यहाँ पे वाटर फ्लो कर रहे हैं, हमने एक सर्टेन एरिया ले लिया, अब उस सर्टेन एरिया से जितना करंट पास होगा उसे क्या बोलोगे, वाटर करंट बोल सकते हो कि नहीं। अगर एरिया कम लोगे कम वाटर पास होगा, ज़्यादा एरिया लोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर पास कर सकते हो। तो याद रखना फ्लक्स का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो। ये रियल लाइफ का एग्जांपल मैंने आपको दिया। अब एक बेसिक एग्जांपल है, जल्दी से देख लेना है किस तरीके से सॉल्व करना है। देखो डेटा पूरा गिवन है, डेटा क्या क्या गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पता है हमें, एरिया का वैल्यू पता है, एरिया वेक्टर का जो भी मैग्नीट्यूड होता है, और साथ साथ यहाँ पे डायग्राम दिया है और बोल रहे हैं आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर गिवन फिगर। मतलब इस दिए हुए डायग्राम के लिए, फिगर के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा। अब ध्यान से सुना है, यहाँ पे देखो कभी भी क्वेश्चन करते हैं तो गिवन क्या होता है उसको आप आइडेंटिफाई कर लो। गिवन में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, एरिया वेक्टर पता है, थीटा भी नहीं मालूम है, लेकिन डायग्राम देख के थीटा भी निकाल सकते हैं अपन। फॉर्मूला क्या लगाओगे, तो याद रखना यहाँ पे ई ए कॉस थीटा। अब एक चीज ध्यान देना, ई हमें मालूम है, ए पता है, थीटा नहीं मालूम। थीटा का ध्यान से अगर देखोगे तो हम बताओ यहाँ पे ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ना, ये क्या होता है यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, ऑल्सो क्या होता है यहाँ पे अपवर्ड। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा यहाँ पे, ऑल्सो अपवर्ड। तो एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के सेम आ रहे हैं, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, तो डेफिनेटली 0। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड
और एरिया दोनों का डायरेक्शन, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम आ रहा है, तो एंगल कितना आएगा 0, और एंगल अगर 0 आ रहे हैं तो यहाँ पे थीटा के प्लेस पे क्या लिखोगे 0। दूसरा यहाँ पे एसआई यूनिट चेक करें, यहाँ पे एसआई यूनिट अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये दिया है एसआई यूनिट, बट ये नहीं गिवन है, तो 40 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर, और ये क्या होता है यहाँ पे मीटर स्क्वायर, याद रखना 1 सेंटीमीटर का वैल्यू होता है 10 टू द पावर -2 मीटर, और इसका स्क्वायर ले लेते हैं तो 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सॉल्व करके कितना आएगा यहाँ पे 4 × 10 टू द पावर -3 मीटर स्क्वायर, इसे आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ध्यान देना यहाँ पे एरिया वेक्टर का एसआई यूनिट के फॉर्म में वैल्यू निकाल लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है, थीटा ऑलरेडी पता है, वैल्यू रखते हुए फ्लक्स निकल आएगा कि नहीं। तो ये का वैल्यू कितना दे देगा यहाँ पे 10, एरिया का वैल्यू यहाँ पे एरिया का वैल्यू कितना दे देगा 4 × 10 टू द पावर -3 दिया कि नहीं, और यहाँ पे कॉस क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है सबको पता है 1, कॉस 0 का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे 1। अभी हम तो यहाँ पे ये सॉल्व करोगे तो 4 × 10 टू द पावर -3, और ये क्या होता है यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, क्या लिखना है यहाँ पे फ्लक्स को पहले निकल जाएगा, ठीक है ना।